नमस्ते दोस्तों। लिसन गुड थिंक गुड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हम किताबों की उस जादुई दुनिया की सैर करते हैं जो न केवल हमारे सोचने का तरीका बदलती हैं बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह भी दिखाती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं और खुद को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सैबोटाज इनटू सेल्फ मास्टरी। इसकी लेखिका है ग्रियाना वीस्ट, जो अपनी गहरी फिलॉसफी और इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। ये किताब किसी बाहरी पहाड़ के बारे में नहीं है बल्कि उस पहाड़ के बारे में है जो हमारे अंदर है, हमारी वो आदतें, डर और सोच जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐन मौके पर कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब बिगड़ जाता है? क्या आप अक्सर कल से शुरू करूंगा कहकर अपने सपनों को टालते रहते हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए, रास्ते में खड़ा पहाड़ आपकी सफलता में रुकावट नहीं है, वो पहाड़ आप खुद हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो पहाड़ आप खुद बने हैं उसे पार करने की चाबी भी आप ही के पास है। आज की ये समरी आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। चलिए जानते हैं कैसे। अक्सर जब हम अपनी लाइफ में किसी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं तो हम इसे एक पहाड़ की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि ये पहाड़, चाहे वो कर्ज हो, करियर की असफलता हो या खराब रिश्ता, हमारी राह रोक कर खड़ा है। लेकिन लेखिका ब्रायना वीस्ट इस किताब की शुरुआत में ही एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती हैं। वो कहती हैं कि वो पहाड़ आपके रास्ते में नहीं खड़ा है बल्कि वो पहाड़ आप खुद है। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू, सेल्फ सैबोटाज, बदलाव का एक संकेत। दोस्तों चलिए अब इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। चैप्टर 1 का शीर्षक ही वही है जो इस किताब का नाम है, द माउंटेन इज यू। अक्सर हम सेल्फ सैबोटाज यानी खुद को आगे बढ़ने से रोकने को एक कमजोरी या अपनी नाकामी मानते हैं। हमें लगता है कि हम में इच्छा शक्ति की कमी है, इसीलिए हम अपने काम टालते हैं या गलत फैसले लेते हैं। लेकिन ब्रायना वीस यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखती हैं। वो कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज कोई कमजोरी नहीं है बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव की जरूरत आ गई है। ब्रायना समझाती हैं कि जब आप खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होना चाहते। इसका असली मतलब ये है कि आपका एक हिस्सा उस सफलता से डर रहा है। शायद आप जानते हैं कि अगर आप उस पहाड़ को चढ़ गए तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और हमारा दिमाग बदलाव से नफरत करता है, चाहे वो बदलाव कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इसलिए जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं और अचानक खुद को रोक लेते हैं तो ये आपकी इच्छा शक्ति की हार नहीं है बल्कि ये आपके अंदर छिपे उन डरों का बाहर आना है जिन्हें आपने अब तक नहीं सुलझाया है। लेखिका के अनुसार हम खुद को सैबोटाज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर दो तरह की जरूरतें टकरा रही होती हैं। कॉन्शियस नीड, चेतन जरूरत, जो दुनिया को दिखती है, जैसे मुझे अमीर बनना है, मुझे फिट होना है। अनकॉन्शियस नीड, अवचेतन जरूरत, जो अंदर छिपी होती है, जैसे मुझे सुरक्षित रहना है, मुझे लोगों के जजमेंट से बचना है। जब तक आपकी ये दोनों जरूरतें एक दिशा में नहीं होंगी आप खुद को रोकते रहेंगे। यानी आपका सैबोटाज असल में आपके दिमाग का एक तरीका है आपको उस खतरे से बचाने का जो उसे आपके भविष्य में नजर आ रहा है। इसे एक कहानी से समझते हैं। रोहन एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। उसके पास बढ़िया आइडिया है, पैसा है और टीम भी है। लेकिन जैसे ही काम शुरू करने की बारी आती है रोहन वीडियो गेम्स खेलने लगता है या दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। वो हर जरूरी काम को कल पर टालता रहता है। रोहन को लगता है कि वो आलसी है, लेकिन सच ये है कि रोहन के अंदर एक बहुत गहरा डर है, सफलता का डर। उसे लगता है कि अगर उसका बिजनेस बड़ा हो गया तो उसे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और शायद वो अपनी आजादी खो देगा। उसका आलस सैबोटाज उसे बिजनेस से नहीं बचा रहा बल्कि उसे उस जिम्मेदारी के बोझ से बचा रहा है जिससे वो डरता है। रोहन के लिए पहाड़ वो बिजनेस नहीं है बल्कि उसके अंदर का वो डर है जिसने उसे रोक रखा है। ब्रायना कहती हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में बार बार एक ही तरह की समस्याओं में फंस रहे हैं तो रुकिए, खुद को कोसना बंद कीजिए। ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। पहाड़ आपसे कह रहा है कि जिस तरीके से आप अब तक जी रहे थे वो अब काम नहीं करेगा। आपको अपनी आदतों को नहीं बल्कि अपनी उन धारणाओं को बदलना होगा जो इन आदतों को जन्म दे रही हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप खुद को क्यों रोक रहे हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों चैप्टर 1 हमें ये सिखाता है कि अपनी कमियों से नफरत करना छोड़िए, उन्हें एक गाइड की तरह देखिए। आपका सैबोटाज आपसे चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि आपकी आत्मा अब और बड़े स्तर पर जाने के लिए तैयार है, बस आपको अपने पुराने डर को पीछे छोड़ना होगा। याद रखिए, रास्ते में पहाड़ खड़ा इसलिए है क्योंकि आप में उसे चढ़ने की काबिलियत है। चैप्टर 2, सेल्फ सैबोटाज जैसा कुछ नहीं होता, सुरक्षा का एक भ्रम।
देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटाज। दोस्तों, पिछले चैप्टर ने हमने समझा कि पहाड़ हम खुद हैं। अब चैप्टर 2 में लेखिका ब्रायना वीस्ट एक ऐसी बात कहती हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। वो कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज जैसा असल में कुछ होता ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये सैबोटाज नहीं तो और क्या है। ब्रायना के अनुसार जिसे हम सैबोटाज कहते हैं वो असल में हमारे दिमाग की सुरक्षा की एक गलत कोशिश है। लेखिका समझाती हैं कि आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन आपको खुश करने के लिए नहीं बल्कि आपको जीवित और सुरक्षित रखने के लिए बना है। जब भी आप किसी ऐसी दिशा में बढ़ते हैं जो आपके लिए अनजान है तो आपका दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। अतः वे व्यवहार जिन्हें हम सैबोटाज मानते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा खाना, सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करना या प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब असल में आपके दिमाग के तरीके हैं आपको उस असहजता यानी डिस्कम्फर्ट या डर से बचाने के लिए जो बदलाव के साथ आता है। इसे गहराई से समझते हैं। हम बुरी आदतों को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वे हमें तुरंत राहत यानी इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल, ये आपको काम की थकान या असफलता के डर से बचाता है। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, ये आपको कोई कठिन फैसला लेने की जिम्मेदारी से बचाता है। पुरानी यादों में खोए रहना, ये आपको भविष्य की अनिश्चितता का सामना करने से बचाता है। लेखिका कहती हैं कि आपका दिमाग आपको तकलीफ से बचा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि वो आपको उस ग्रोथ से भी बचा लेता है जो उस तकलीफ के पार खड़ी है। सीमा एक लेखिका बनना चाहती थी। वो बहुत अच्छा लिखती थी, लेकिन जब भी वो अपनी किताब का आखिरी अध्याय खत्म करने के करीब आती, वो अचानक घर की सफाई में जुट जाती या पुराने दोस्तों से घंटों फोन पर बात करने लगती। ऊपर से देखने पर लगा कि सीमा फोकस नहीं कर पा रही, लेकिन असल में उसका दिमाग उसे जजमेंट से बचा रहा था। उसके दिमाग को पता था कि अगर किताब पूरी हो गई तो उसे पब्लिश करना पड़ेगा और लोग उसे पढ़कर उस पर अपनी राय देंगे। रिजेक्शन के उस डर से बचाने के लिए उसके दिमाग ने सफाई और बातों को एक ढाल बना दिया। सीमा के लिए ये सैबोटाज नहीं था, ये उसके दिमाग की एक रक्षात्मक रणनीति थी ताकि उसे कभी उस डर का सामना न करना पड़े। ब्रायना यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य बताती हैं। हमारा दिमाग सुरक्षित और परिचित होने के बीच फर्क नहीं कर पाता। अगर आप सालों से एक दुखी या संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं तो आपका दिमाग उसे ही सुरक्षित मानेगा क्योंकि वो उसके लिए परिचित है। एक खुशहाल और सफल जीवन आपके दिमाग के लिए अपरिचित है, इसलिए वो आपको वापस आपके पुराने दुखों की ओर खींचता है। ये सैबोटाज नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग की होमियोस्टैसिस यानी पुराने संतुलन में रहने की कोशिश है। तो दोस्तों, चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि खुद को कमजोर कहना बंद करें। अगली बार जब आप खुद को कोई काम टालते हुए देखें तो खुद से पूछें कि मेरा दिमाग मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो आप अपने दिमाग को समझा सकते हैं कि हाँ, ये नया रास्ता डरावना है लेकिन मैं सुरक्षित हूँ। जिस पल आप अपनी सुरक्षा की इस गलत कोशिश को समझ जाते हैं, पहाड़ की पकड़ आप पर ढीली होने लगती है। चैप्टर 3, आपके ट्रिगर्स ही आपकी आज़ादी का रास्ता है। योर ट्रिगर्स आर द गाइड्स टू योर फ्रीडम। दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने समझा कि हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। अब चैप्टर 3 में लेखिका ब्रायना वीस्ट हमें उस औजार के बारे में बताती हैं जिससे हम इस सुरक्षा के घेरे को तोड़ सकते हैं। वो औजार हैं आपके ट्रिगर्स। अक्सर जब हमें किसी की बात पर गुस्सा आता है, जलन होती है या बुरा महसूस होता है तो हम उन लोगों या परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन ब्रायना कहती हैं, आपके ट्रिगर्स दूसरों के बारे में नहीं बल्कि आपके उन अनसुलझे जख्मों के बारे में हैं जिन्हें अब भरने की जरूरत है। ब्रायना समझाती हैं कि एक ट्रिगर तब होता है जब बाहर की कोई घटना आपके अंदर के किसी पुराने और अनसुलझे दर्द को छू लेती है। ये एक अलार्म की तरह है। अगर आपकी स्किन पूरी तरह स्वस्थ है तो कोई आपको छुए तो दर्द नहीं होता, लेकिन अगर वहां पहले से ही कोई घाव है तो हल्के से छूने पर भी आप चिल्ला उठेंगे। ठीक इसी तरह यदि किसी की सफलता आपको जलन महसूस कराती है या किसी का व्यवहार आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वहां एक इमोशनल घाव है जिसे ग्रोथ की जरूरत है। इस चैप्टर में लेखिका इन नकारात्मक भावनाओं को एक नया नजरिया देती हैं। जलन, एनवी, ये असल में आपको ये बता रही है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे आप पाना चाहते हैं लेकिन आपने खुद को उसे पाने की अनुमति नहीं दी है। आपकी जलन आपकी दबी हुई इच्छा का नक्शा है। क्रोध, एंगर, ये अक्सर तब आता है जब आपकी सीमाओं का उल्लंघन होता है या जब आप खुद को बेबस महसूस करते हैं। ये आपको शक्ति वापस लेने का संकेत देता है। ब्रायना कहती हैं कि इन भावनाओं से भागिए मत,
बल्कि इनके पीछे पीछे चलकर उस जड़ तक पहुंचिए जहां से ये शुरू हुई हैं। अमित एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था। जब भी उसका कोई दोस्त सोशल मीडिया पर अपनी नई गाड़ी या वेकेशन की फोटो डालता, अमित को बहुत चिड़चिड़ाहट होती। उसे लगता कि उसके दोस्त दिखावा कर रहे हैं। ब्रायना की थ्योरी के हिसाब से जब अमित ने खुद का विश्लेषण किया तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। उसे अपने दोस्तों से नफरत नहीं थी, उसे नफरत थी अपनी खुद की स्थिरता से। वो खुद एक एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता था, लेकिन उसने सुरक्षा के चक्कर में एक ऐसी नौकरी पकड़ रखी थी जहां वो खुश नहीं था। अमित का ट्रिगर उसे ये नहीं बता रहा था कि उसके दोस्त बुरे हैं, बल्कि वो उसे ये याद दिला रहा था कि अमित, तुम अपनी लाइफ में रिस्क लेने से डर रहे हो। जैसे ही अमित ने यह समझा, उसकी जलन प्रेरणा में बदल गई। ब्रायना कहती है कि आजादी का रास्ता प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन देने में नहीं, बल्कि अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करने में है। जब आप ट्रिगर हो तो तुरंत रिएक्ट न करें, रुकें और खुद से पूछें कि ये स्थिति मुझे मेरे अतीत की किस बात की याद दिला रही है, यहाँ मेरा कौन सा विश्वास टूट रहा है। जब आप अपने ट्रिगर्स को समझना शुरू कर देते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। अब आप उन स्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप उनके मास्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 3 का सबसे बड़ा सबक ये है कि जो चीजें आपको परेशान करती हैं वही आपको मुक्त भी कर सकती हैं। आपका पहाड़ उन ट्रिगर्स से बना है जिन्हें आपने दबा कर रखा है। जिस दिन आप अपने ट्रिगर्स को एक दुश्मन के बजाय एक गाइड की तरह देखना शुरू करेंगे, उसी दिन आप अपनी आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। चैप्टर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस का निर्माण, भावनाओं को अपनी शक्ति बनाना, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, चैप्टर 3 में हमने अपनी ट्रिगर्स को पहचानना सीखा। अब चैप्टर 4 में लेखिका ब्रायना वीस्ट हमें उस कौशल, स्किल के बारे में बताती हैं जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। अक्सर हम सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब है अपनी भावनाओं को दबाना या न रोना, लेकिन ब्रायना कहती हैं कि भावनाओं को दबाना कमजोरी है। असली बुद्धिमत्ता ये है कि आप अपनी भावनाओं को महसूस करें, उन्हें समझें और फिर उन्हें सही दिशा में मोड़ें। ब्रायना समझाती हैं कि भावनाएं कोई समस्या नहीं है, वे सिर्फ डेटा हैं। डेटा, वे आपके शरीर का एक सूचना तंत्र हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर कह रहा है कि कुछ ऐसा है जिसे आपको छोड़ने की जरूरत है। जब आप उत्साहित होते हैं तो आपका शरीर कह रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं के आगे घुटने न टेकें, बल्कि उनके साथ बैठकर उनसे बात करें। जो लोग अपनी भावनाओं को नहीं समझते, उनकी भावनाएं ही उनके व्यवहार को कंट्रोल करने लगती हैं, और यही सेल्फ सैबोटाज का कारण बनता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम खुद को जज करते हैं। हम सोचते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए या मुझे डर नहीं लगना चाहिए। लेखिका कहती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है स्वयं को मानने वैलिडेट करना। जब आप कहते हैं कि हाँ, मुझे अभी डर महसूस हो रहा है और ये ठीक है, तो उस डर की शक्ति आधी हो जाती है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको उन्हें सैबोटाज यानी गलत आदतों के जरिए बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मीरा अपने ऑफिस में एक परफेक्शनिस्ट मानी जाती थी। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे बिना वजह थकान और चिड़चिड़ापन रहने लगा। ब्रायना के नजरिए से देखें तो मीरा के पास इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी थी। वो अच्छी दिखने के चक्कर में अपनी नाराजगी और अपनी थकान को दबा रही थी। उसके दबे हुए इमोशंस अब एक मानसिक बोझ यानी पहाड़ बन गए थे। जब मीरा ने यह सीखा कि अपनी बात को शांति से कहना और अपनी उदासी को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, तब जाकर उसकी ऊर्जा वापस आई। मीरा ने समझा कि भावनाओं को महसूस करना ही उन्हें खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। ब्रायना इस चैप्टर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि अपनी भावनाओं को सुझाव के रूप में लें, आदेश के रूप में नहीं। यदि आपका मन कहता है कि मैं बहुत अकेला हूं, तो ये एक सुझाव है। आपका जवाब होना चाहिए, मैं देख सकता हूं कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं इस भावना के साथ क्या कर सकता हूं? इसे कहते हैं फीलिंग द फीलिंग बट नॉट बिकमिंग द फीलिंग, यानी भावना को महसूस करना लेकिन भावना बन न जाना। तो दोस्तों, चैप्टर 4 का सार ये है कि पहाड़ चढ़ते वक्त आपको थकान होगी, डर लगेगा और कभी-कभी हार मानने का मन भी करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस वो ताकत है जो आपको इन भावनाओं के बावजूद आगे बढ़ने का साहस देती है। जिस दिन आप अपनी भावनाओं के गुलाम होने के बजाय उनके मास्टर बन जाते हैं, आपका पहाड़ आधा रह जाता है। चैप्टर 5, अतीत से मुक्ति, पुराने बोझ को पीछे छोड़ना, रिलीजिंग द पास्ट। दोस्तों, हमने समझा कि भावनाएं क्या हैं और ट्रिगर्स क्या हैं। अब हम उस चैप्टर पर हैं जो सबसे ज्यादा हिम्मत मांगता है,
चैप्टर 5 रिलीजिंग द पास्ट। ब्रायना वीस्ट कहती हैं कि हम अक्सर उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जबकि हमारी पीठ पर अतीत का भारी बोझ लगा होता है। जब तक आप पुरानी यादों, पुराने घावों और अपनी पुरानी पहचान को नहीं छोड़ेंगे, आप शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम अतीत को क्यों नहीं छोड़ पाते? लेखिका एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती हैं। हम अतीत को इसलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि वो परिचित फैमिलियर है। भले ही हमारा अतीत दुखद रहा हो, लेकिन हमारा दिमाग उसे बेहतर जानता है। भविष्य एक कोरा कागज है जो हमें डराता है। ब्रायना कहती हैं कि हम अक्सर अपने अतीत की कहानियों को अपनी ढाल बना लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आज ऐसा हूं। ये कहानी हमें मेहनत करने और बदलने की जिम्मेदारी से बचा लेती है। लेकिन याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको अपने हाथ खाली करने होंगे। इस चैप्टर का सबसे क्रांतिकारी विचार ये है कि बदलाव असल में एक छोटी सी मृत्यु, अ स्मॉल डेथ है। जब आप एक नया और बेहतर इंसान बनने का फैसला करते हैं, तो उस पुराने आप की मृत्यु होती है जो आलसी था या जो डरता था। हमें उस पुरानी पहचान को खोने का दुख होता है। कभी कभी हमें अपने दुखों से भी इतना प्यार हो जाता है कि हम खुद को उनके बिना अधूरा महसूस करते हैं। लेखिका कहती है कि आपको अपनी उन कहानियों को अलविदा कहना होगा जो अब आपकी तरक्की में काम नहीं आ रही हैं। राहुल एक बहुत ही प्रतिभाशाली फोटोग्राफर था, लेकिन वो कभी अपना काम दुनिया को नहीं दिखाता था। क्यों? क्योंकि स्कूल के दिनों में उसके एक टीचर ने उसकी तस्वीर का मजाक उड़ाया था। वो एक छोटी सी घटना राहुल के मन में अतीत का बोझ बन गई थी। राहुल ने खुद को एक नाकाम इंसान की पहचान दे दी थी। ब्रायना की इस किताब के जरिए राहुल ने समझा कि वो जिस टीचर के कमेंट को पकड़कर बैठा है, वो इंसान अब उसकी लाइफ में है भी नहीं। वो पुरानी पहचान अब राहुल की सुरक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे जेल में बंद कर रही थी। जिस दिन राहुल ने उस पुरानी कहानी को रिलीज किया, उसी दिन उसकी क्रिएटिविटी को पंख लग गए। ब्रायना यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करती हैं। वो कहती हैं कि अतीत को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसे भूल जाएं। इसका मतलब ये है कि अब उस अतीत में आपको तकलीफ देने की ताकत नहीं रही। हीलिंग तब होती है जब आप अपने अतीत की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, वो बहुत बुरा था, लेकिन वो अब मेरी सच्चाई नहीं है। मेरी सच्चाई वो है जो मैं आज चुन रहा हूँ। अतीत आपकी शिक्षा, लेसन होना चाहिए, आपकी जेल नहीं। तो दोस्तों, चैप्टर 5 का सार ये है कि अपनी सभी धारणाओं को जला दें जो आपको छोटा महसूस कराती हैं। अपने अतीत के प्रति आभारी रहें क्योंकि उसने आपको सर्वाइवल सिखाया, लेकिन अब उसे विदा कर दें क्योंकि अब आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं करना बल्कि जीतना है। याद रखिए, आप जो कल थे उसे आज बदलने की पूरी आज़ादी आपके पास है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने अतीत के भारी बोझ को उतार फेंका। अब हमारे हाथ खाली हैं और हमारा मन शांत है। चैप्टर 6 में ब्रायना वीस्ट हमें सिखाती हैं कि इस खाली जगह में एक नया भविष्य कैसे बनाया जाए। लेखिका कहती हैं कि एक नया भविष्य तब नहीं बनता जब आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बल्कि तब बनता है जब आप अपने डर पर आधारित आदतों को सचेत इच्छाओं, कॉन्शियस डिजायर से बदल देते हैं। ब्रायना एक बहुत ही बारीक बात बताती हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ डर से बचने के लिए डिजाइन करते हैं। हम नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि हम गरीब होने से डरते हैं। हम रिश्तों में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं। लेखिका कहती हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ अपनी इच्छाओं के लिए डिजाइन करें। खुद से पूछिए, अगर मुझे डर न लगता तो आज मैं क्या कर रहा होता? जब आप अपनी आदतों को डर के बजाय अपने हाईएस्ट विजन के साथ जोड़ देते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। इस चैप्टर की सबसे मुख्य थीम है माइक्रो शिफ्ट्स, सूक्ष्म बदलाव। ब्रायना कहते हैं कि टिकाऊ बदलाव कभी भी रातों रात नहीं आता। अगर आप अचानक अपनी पूरी लाइफ बदलना चाहेंगे, तो आपका दिमाग फिर से डर जाएगा और आपको सैबोटाज कर देगा। असली बदलाव तब आता है जब आप बहुत छोटे लेकिन रोज किए जाने वाले बदलाव करते हैं। यदि आप फिट होना चाहते हैं, तो पहले दिन 2 घंटे जिम मत जाइए, सिर्फ 10 मिनट पैदल चलिए। ये छोटे कदम आपके दिमाग के सेफ्टी अलार्म को सक्रिय नहीं करते और धीरे धीरे एक नया कंफर्ट जोन बना देते हैं। यही छोटे छोटे सुधार एक दिन आपके भविष्य का बड़ा पहाड़ चढ़ने में आपकी मदद करते हैं। सृष्टि एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसने सालों से ब्रश नहीं छुआ था क्योंकि उसे डर था कि वो अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाएगी। जब उसने ये चैप्टर पढ़ा तो उसने तय किया कि वो महान पेंटिंग बनाने की कोशिश नहीं करेगी। उसने खुद से वादा किया कि वो रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट कागज पर कुछ भी ड्रॉ करेगी। शुरुआत में ये बचकाना लगा, लेकिन उन 5 मिनटों ने सृष्टि के दिमाग से असफलता का डर निकाल दिया। धीरे धीरे वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल गए। 1 साल के अंदर सृष्टि ने अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई। सृष्टि ने पहाड़ को हिलाने की कोशिश नहीं की, उसने बस हर दिन एक छोटा पत्थर हटाना शुरू किया। यही माइक्रो शिफ्ट की ताकत है। ब्रायना एक बहुत शक्तिशाली एक्सरसाइज बताती हैं।
कल्पना कीजिए अपने उस वर्जन की जो पहले ही अपना पहाड़ चढ़ चुका है। वो व्यक्ति कैसे सोता है, वो कैसे बोलता है, वो संकट के समय कैसा व्यवहार करता है। जब आप आज के छोटे छोटे फैसले अपने भविष्य के उस वर्जन की तरह लेना शुरू करते हैं, तो आप अनजाने में ही उस भविष्य की ओर खिंचे चले जाते हैं। इसे ही सचेत जीवन, कॉन्शियस लिविंग कहते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि आपका भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ होगी, बल्कि ये वो चीज है जिसे आप हर छोटे कदम के साथ चुन रहे हैं। अपनी पुरानी आदतों को एक एक करके नई आदतों से बदलें। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि आपके आज के छोटे छोटे सुधारों में छिपा है। चैप्टर 7, सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मास्टरी तक, अपने शिखर पर पहुंचना। फ्रॉम सेल्फ सैबोटाज टू सेल्फ मास्टरी। दोस्तों, हम इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चैप्टर 7 इस किताब का सार है। यहाँ ब्रायना वीस्ट हमें उस स्थिति के बारे में बताती हैं जहां पहाड़ अब आपके पैरों के नीचे है। इसे वो कहती हैं सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब आप उन समस्याओं से बड़े हो चुके हैं। अब आप अपने डर के गुलाम नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के मालिक हैं। ब्रायना समझाती हैं कि सेल्फ मास्टरी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये तब होता है जब आप अपनी प्रतिक्रिया और एक्शन के बीच एक जगह बना लेते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप तुरंत चिल्लाते नहीं, बल्कि रुकते हैं और चुनते हैं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। जब आपको डर लगता है तो आप भागते नहीं, बल्कि उस डर के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने उच्चतम स्वरूप के साथ तालमेल बिठाना। अब आप वो नहीं करते जो आसान है, बल्कि वो करते हैं जो आपके लिए सही है। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हम अक्सर करने पर ध्यान देते हैं, लेकिन सेल्फ मास्टरी होने के बारे में है। जब आप अंदर से बदल जाते हैं तो आपके बाहरी काम अपने आप बदलने लगते हैं। अब आपको खुद को काम करने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब आपका अंतर्मन और आपकी बाहरी दुनिया एक ही दिशा में है। इसे ही लेखिका अलाइनमेंट कहती हैं। कल्पना कीजिए एक पर्वतारोही की जो सालों से एक पहाड़ को देख रहा है। उसे लगता है कि पहाड़ उसका दुश्मन है। वो चढ़ना शुरू करता है, थक जाता है, रोता है और कई बार गिरता है। लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है और पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आती है। उसे एहसास होता है कि पहाड़ ने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। पहाड़ तो बस वहां खड़ा था ताकि वो पर्वतारोही अपनी ताकत को पहचान सके। पहाड़ के बिना वो कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। आपका सेल्फ सैबोटाज और आपकी परेशानियां ही वो सीढ़ियां थी जिन्होंने आपको सेल्फ मास्टरी तक पहुंचाया। पहाड़ दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक था। ब्रायना इस पूरे सफर को इन 4 बिंदुओं में समेट देती हैं। स्वीकार करें कि समस्या बाहर नहीं, आपके अंदर है। समझें कि आपकी बुरी आदतें असल में आपकी सुरक्षा की एक गलत कोशिश हैं। महसूस करें, अपने ट्रिगर्स और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करें। निर्माण करें, माइक्रो शिफ्ट्स के जरिए एक ऐसा भविष्य बनाएं जो आपकी कॉन्शियसनेस पर आधारित हो। तो दोस्तों, द माउंटेन इज यू का ये सफर यहाँ समाप्त होता है, लेकिन आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। पहाड़ अब आपके पीछे है। आपने जान लिया है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। ब्रायना अंत में कहती हैं कि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और उन सभी चीजों के लिए आभारी होंगे जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हीं चीजों ने आपको बनाया है। अब जाइए और उस नई जिंदगी को जिए जिसके लिए आप बने हैं। तो दोस्तों, ये था ब्रायना वीस्ट की लाइफ चेंजिंग किताब द माउंटेन इज यू का पूरा सफर। हमने 7 अध्यायों में जाना कि कैसे हमारे डर, हमारी आदतें और हमारा अतीत मिलकर एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन आज इस वीडियो के खत्म होने के साथ ही वो पहाड़ अब आपके रास्ते की रुकावट नहीं रहा, वो अब आपकी ताकत का आधार बन चुका है। याद रखिए, इस किताब को सुन लेना ही काफी नहीं है। असली बदलाव उस पहले माइक्रोशिफ्ट से आएगा जो आप आज लेंगे। चाहे वो अपनी भावनाओं के साथ 90 सेकंड बैठना हो या अपने भविष्य के वर्जन की तरह एक छोटा सा फैसला लेना हो। ब्रायना वीस्ट हमें अंत में यही याद दिलाती हैं कि सुकून पहाड़ के हट जाने में नहीं है, बल्कि उस इंसान बनने में है जो किसी भी पहाड़ पर चढ़ने का हुनर जानता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी समस्याओं को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है, तो इस सफर को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को शेयर करें उस एक दोस्त के साथ जिसे आज इस हौसले की जरूरत है। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि इस पूरी सीरीज का कौन सा अध्याय या कौन सी बात आपके दिल को छू गई। आपके कमेंट्स ही मुझे ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप पहली बार लिसन गुड थिंक गुड पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बने और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग किताब आपसे मिस न हो। मैं हूं आपका दोस्त, जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही मास्टरपीस किताब के साथ जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। तब तक के लिए खुद पर काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, अच्छा सुनेंगे तभी तो अच्छा सोचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।